भारतीय जनता पार्टी रीवा में इस बार कितना प्रभाव डालने वाली है? भारतीय जनता पार्टी 8 की 8 सीटें लेके आएगी। तो रीवा विधानसभा में कोई फाइट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आने के बाद आप अगर देखिए तो चारों तरफ 4 लेन सड़कें बन गई हैं और रीवा में इतने काम हुए। केवल रोड नाली बना देना ही विकास नहीं है। बड़ा बड़ा घोटाला हो गया है रीवा में। कौन सा घोटाला हो गया? अब किसी को आरोप लगाना हो तो लगा सकता है। प्रतिद्वंदी है तो इनका तो काम है कहना, ये तो कहेंगे ही क्योंकि इनके पास कुछ मुद्दे तो है नहीं। आप देखिएगा इस बार राजेश शुक्ला 56,000 से ऊपर वोटों से चुनाव जीते। अच्छा, ये दावा कैमरे के सामने कर रहे हैं आप? मैं कैमरे के सामने कर रहा हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनाव मोड में रहती है। हमको लगता है मध्य प्रदेश की जनता इतनी भाग्यशाली है कि 15 महीने में ही ये चले गए। कमलनाथ ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए या ओवर कॉन्फिडेंट हो गए? वो ना कॉन्फिडेंट है ना ओवर कॉन्फिडेंट है, वो उनकी बौखलाहट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हम दरअसल मध्य प्रदेश की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। नेताओं से भी बातचीत कर रहे हैं, लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार रीवा और पूरे मध्य प्रदेश का हाल इस बार क्या है, जनता क्या सोचती है। इस वक्त हम वेंकटेश पांडे के साथ मौजूद हैं। वेंकटेश पांडे जो कि नगर निगम अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है वेंकटेश जी आपका धनोदर न्यूज़ में। बहुत बहुत बधाई, आपके चैनल के लिए बहुत बहुत बधाई जी। सबसे पहला सवाल, भारतीय जनता पार्टी रीवा में इस बार कितना प्रभाव डालने वाली है? पिछली बार 8 सीटें आई, इस बार क्या होने वाला है? इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 8 की 8 सीटें लेके आएगी और मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। रीवा को लेकर आप क्या सोचते हैं? रीवा क्योंकि दिलचस्प मुकाबला है, 2 इंजीनियर आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ राजेंद्र शर्मा है, नाम भी सेम है दोनों का, और क्वालिफिकेशंस भी अगर बात की जाए जो दोनों का तजुर्बा जो है इंजीनियरिंग क्षेत्र में है। कितना मानते हैं फाइट इन दोनों के मध्य? मैं रीवा विधानसभा में प्रॉपर अगर आप बात करें तो रीवा विधानसभा में कोई फाइट नहीं है। अच्छा। क्योंकि इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी भी 2 चुनाव लड़ चुके हैं और जनता ने उनको नहीं स्वीकारा। और राजेंद्र शुक्ला जी जो भारतीय जनता पार्टी से 2003 में प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उनको बनाया और जब वो पहली बार विधायक बन के आए उसके बाद से आज 20 वर्षों के अंदर अगर आप देखें रीवा को तो रीवा की उन्होंने नहीं बल्कि पूरी विंध्य की उन्होंने तकदीर बदली है। अच्छा। ऐसे जननेता हैं वो कि आप विश्वास नहीं मानोगे, उनका दिनचर्या ही सुबह 7 बजे से चालू हो जाती है। जितने प्रोजेक्ट हैं उनको देखना, उनका कितना निर्माण हुआ, क्या हुआ उसको देखना, फिर उसके बाद नहाना धोना, आके घर में फिर पब्लिक से मिलना। वो 24 घंटे जनता से निरंतर संपर्क में रहते हैं। अच्छा। आप अगर पहले रीवा को देखे होंगे 2003 के पहले का रीवा, हमारा रीवा संभाग था, कहने के लिए संभागीय मुख्यालय था, वह किसी तहसील से कम नहीं था। राजेंद्र शुक्ला जी के विधायक बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आने के बाद आप अगर देखिए तो चारों तरफ 4 लेन सड़कें बन गई हैं। राजेंद्र शुक्ला जी के अथक प्रयासों से बाण सागर का पानी आज 3 लाख हेक्टेयर में जा रहा है, जो कि रीवा और मऊगंज जिला अगर दोनों को मिला ले तो 9 लाख हेक्टेयर की पानी की आवश्यकता है। अभी साल भर के अंदर जैसे स्वीकृत हो गए हैं कार्य, 6 लाख हेक्टेयर में किसानों के यहाँ पानी जाने लगेगा। जब किसान समृद्ध होता है तभी उस जिले या शहर का विकास होता है, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती है, बिल्कुल कई चीज़ें आती हैं। तो आप देखिए आज रीवा का बाजार एकदम हरा भरा है। कितनी ज़्यादा बड़े बड़े शोरूम खुल रहे हैं, ब्रांडेड शोरूम खुल रहे हैं। शोरूम पर मैं बात आऊँगा, ये बड़े आरोप लग रहे हैं राजेंद्र शुक्ला जी पे कि इनका बड़े बड़े बिल्डर्स से बड़ा टाई अप है और ये सिर्फ जो है विकास के नाम पर कुछ और कर रहे हैं। विकास पुरुष अपने आप लोग कहलवाते हैं लेकिन कुछ और हैं ये। देखिए जब कोई भी प्रोजेक्ट आएगा और बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो करेगा तो कोई ना कोई बिल्डर। अब जिसको आरोप लगाना है तो कोई भी बिल्डर आ जाएगा, उसी के ऊपर आरोप लगा दे। पर वही आज आप देखिए राज कपूर ऑडिटोरियम बना हुआ है, वही कांग्रेसी सबसे ज़्यादा विरोध करते थे और आज वही कांग्रेस के लोग सबसे ज़्यादा वहाँ कार्यक्रम करने जाते हैं। तो कोई भी बिल्डर आगे जिसको आरोप लगाना हो लगा दो, करेगा तो बिल्डर ही। जो बिल्डर आएगा आप उसके ऊपर आरोप लगा दो, ये आरोप निराधार है। और शुक्ला जी के जहाँ आपने रीवा विधानसभा के लिए बारे में पूछा तो उन्होंने रीवा को तो ऐसी ऐसी सौगातें दी। आप देखिए जब वो पहली बार विधायक मंत्री बने, हमारे रीवा में बड़ा प्राचीन मंदिर है, बड़ा प्रतिष्ठित रानी तालाब कालिका माता का मंदिर, उसकी मेड़ में लोग मलमूत्र त्यागते थे। मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा था। पर जैसे ही वो मंत्री बने उसके बाद उन्होंने रानी तालाब का कायाकल्प किया, जीर्णोद्धार कराया। उसके बाद से हमारा रीवा पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, विकास की जैसे शारदा कालिका माता का आशीर्वाद मिला
शुक्ला जी को। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और रीवा में इतने काम हुए, केवल रोड नाली बना देना ही विकास नहीं है। अच्छा, ये विकास पुरुष की उपाधि कब मिली उनको, किस काम की वजह से विकास पुरुष कहा गया? क्योंकि जैसे ही उनको मंत्री, पहली बार के एक तो विधायक बने थे, इतने ज़्यादा वोटों से जीत के आए थे, तो उनको मंत्रिमंडल में स्थान भी दिया गया। उसके बाद वो उनको ये लग रहा था कि हमारे पास समय कम है, पहली बार विधायक बन के आए हैं, ज़्यादा दिन रह पाए ना रह पाए, तो उनकी इसमें था कि मैं क्या क्या ना कर दूँ रीवा के लिए। उसी समय वो बाणसागर के लिए लग गए। फिर आप देखिए ऐसे ऐसे उन्होंने कार्य किए रीवा में। व्हाइट टाइगर सफारी, हम बड़े गर्व से कहते थे सफ़ेद शेरों की, आप भी आते थे सब कहते थे सफ़ेद शेरों की धरती में आपका स्वागत। पर आप पूछ लेते कहाँ है, दिखा दो, तो दिखाने के लिए हमारे पास सफ़ेद शेर नहीं था। भारतवर्ष का पहला व्हाइट टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के रीवा में, सतना में खोला गया। वो राजेंद्र शुक्ला जी के अथक प्रयासों से खोला गया। उनको मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री जब वो थे, उनको ऊर्जा मंत्री बनाया गया। रीवा ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश को अगर 24 घंटे बिजली देने का काम किया तो राजेंद्र शुक्ला ने किया। उनके मंत्रिमंडल के विधायक जो है जाके सीएम से कहते थे कि ये शुक्ला जी ने क्या विधानसभा में बयान दे दिया है कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, संभव ही नहीं है। सीएम साहब ने इनसे कहा कि राजेंद्र जी, विधायकों का ऐसा कहना है, क्या प्रोग्रेस है? बोलते थे आप निश्चिंत रहिए, साल भर के अंदर हम पूरे मध्य प्रदेश को 24 घंटे बिजली देंगे। और राजेंद्र शुक्ला जी ने वो काम करके दिखाया। अच्छा, राजेंद्र शर्मा एक ये आरोप लगा रहे राजेंद्र शुक्ला पे कि वो इंजीनियर है लेकिन वो दूसरे के मत्थे चलते हैं। बड़ा बड़ा घोटाला हो गया है रीवा में। कौन सा घोटाला हो गया? कह रहे हैं कि नल जल योजना आई, उसमें हो गया, कुछ बिल्डिंग्स बन रही, सड़कें बन रही, सब जगह घोटाला हो गया, ऐसी सी बात कर रहे राजेंद्र शर्मा। अब किसी को आरोप लगाना हो तो लगा सकता है। अगर राजेंद्र शुक्ला जी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप होते तो जनता निरंतर उनको 4 बार से विधायक नहीं बनाती। राजेंद्र शुक्ला बेहद ईमानदार और बहुत कर्मठ व्यक्तित्व के धनी हैं। और राजेंद्र शुक्ला जी को क्या भ्रष्टाचार करना, जिसके पिताजी का नाम लिंका बुक में इनकम टैक्स पेई में हो, वो क्या भ्रष्टाचार करेगा? ये रोड नाली में भ्रष्टाचार करके कोई कितना कमा सकता है? जिसके पिताजी आज से 20 साल पहले मध्य प्रदेश में सबसे बड़े इनकम टैक्स पेई थे, उनका बेटा ही छोटी मोटी चीज़ों में भ्रष्टाचार करेगा। तो राजेंद्र शर्मा मध्य प्रदेश शासन में वो कई विभागों में मंत्री रहे, आज तक उनके ऊपर एक आरोप नहीं लगा। प्रदेश के अंदर कोई आरोप नहीं लगा सकता। अब ये प्रतिद्वंदी है तो इनका तो काम है कहना, ये तो कहेंगे ही, क्योंकि इनके पास कुछ मुद्दे तो हैं नहीं। जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं न उस पार्टी के पास कोई मुद्दा है न इनके पास कोई मुद्दा है, तो चुनाव लड़े तो कुछ ना कुछ तो झूठे आरोप लगाने ही पड़ेंगे। अच्छा, नहीं, राजेंद्र शर्मा की बात अगर की जाए, वो ये भी दावा कर रहे हैं कि महापौर के चुनाव में हमने अपना वर्चस्व स्थापित किया, रीवा की जनता हमारे साथ रही, अब आने वाले समय में रीवा की विधानसभा में भी हम वो जलवा कायम करके दिखाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं, ये बात सही है कि हम महापौर को चुनाव किसी कारण बस हार गए, उस पर हमारे संगठन में हमें कुछ कमियां रही, पर इसका मतलब ये नहीं कि जनता ने हमको नकार दिया। आपको अभी चुनाव होंगे, 17 तारीख को वोटिंग होगी, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। आप देखिएगा इस बार राजेंद्र शुक्ला 56,000 से ऊपर वोटों से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, ये दावा कैमरे के सामने कर रहे हैं आप? मैं कैमरे के सामने कर रहा हूँ कि 56,000 वोटों से राजेंद्र शुक्ला अपना पहला रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जो 2003 में वो 56,000 वोट से जीते थे, उस रिकॉर्ड को इस बार रीवा की जनता उस रिकॉर्ड को तोड़ेगी। राजेंद्र शुक्ला जी का कहना भी है, जब वो अपने कार्यकर्ताओं से भी मिलते हैं तो यही है कि 4 साल 11 महीने में काम करूंगा। और 1 महीने के लिए जनता भी कहती है, कार्यकर्ता कहते हैं कि अब 1 महीने आप आराम करिए, हम काम करेंगे। और वही परिणाम होगा, वो रीवा की जनता और उनके कार्यकर्ता इस बार 56,000 पार कराएंगे शुक्ला जी को। नहीं तो राजेंद्र शर्मा के जो आरोप हैं, राजेंद्र शर्मा की जो बातें हैं, राजेंद्र शर्मा पहले भी चुनाव लड़े, इस बार भी उन्होंने बातें कही थी। क्या लग रहा है राजेंद्र शर्मा कितनी चुनौती प्रस्तुत कर पाएंगे जो अपने मुद्दे लेकर वो चल रहे हैं? और उनकी पार्टी में भी उनके कुछ मतभेद चल रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग भी उनसे नाराज दिखाई दे रहे हैं राजेंद्र शर्मा से। देखिए, राजनीति कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं, राजनीति एक समाज सेवा है। उसके लिए आपको 24 घंटे 30 दिन लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। ये नहीं कि चुनाव आ गया 15 दिन आप राजनीति में एक्टिव हो जाओ। उसके लिए आपको कार्यकर्ताओं के पास जाना पड़ता है, जनता की जो समस्याएं हैं उनके लेके बातें करनी पड़ती है। वो कभी किए नहीं। 2004 में वो महापौर का चुनाव लड़े, वो तीसरे नंबर में थे। उसके बाद फिर उनकी पार्टी ने उनको, कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा का 2008 में प्रत्याशी बनाया, उस पे भी तीसरे नंबर पे थे। तो आखिर जनता मूल्यांकन करती है। जनता के मूल्यांकन में वो जब 2 बार वो चुनाव लड़े और खरे नहीं उतरे, तो जनता तो उनको लेकर के, जब तो कहना नहीं चाहिए, पर जिस दिन उनका टिकट अलाउंस हुआ है उसी दिन से लोग आकर के ये बोलने लगे कि चुनाव का रीवा में कोई रस नहीं रह गया, मतलब शुक्ला जी अपना पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे।
अच्छा, मतलब अब एक तरफा हो गया चुनाव एक तरफा हो गया चुनाव। अच्छा, क्योंकि राजेंद्र शर्मा ये कह रहे थे विधायक तो मैं बनूंगा ही बनूंगा, मुझे महापौर का ऑफर हो रहा था, महापौर की सीट मिल रही थी, लेकिन मैंने महापौर किसी दूसरे को दे दिया, मैं विधायक बनने के लिए इस बार टिकट लेकर आया हूँ। देखिए, महापौर की सीट उन्होंने दे दिया या जो पा गए, ये तो पार्टी, उनकी पार्टी जाने, है ना। तो जहाँ तक विधायक बनने का वो बोल रहे हैं, तो हर आदमी को स्वप्न देखने का अधिकार है, उनको इस पे रोका नहीं जा सकता है, स्वाभाविक है। बहुत लोग लड़ते हैं, बहुत निर्दलीय प्रत्याशी भी लड़ते हैं, चुनाव में 500-700 वोट भी नहीं पाते, पर वो भी कहते हैं मैं विधायक बन रहा हूँ, तो इसमें राजेंद्र शर्मा जी को रोका नहीं जा सकता। अच्छा, प्रदेश में क्या लगता है आपको? प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। शिवराज सिंह जी ने ऐसी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं लाई हैं कि आप देखिए, पहले उन्होंने लाडली ये तो चुनावी लॉलीपॉप लाली बैठना योजना को बताया जा रहा है। आज चुनाव है तो आप इसको लॉलीपॉप जो लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे हैं कि लॉलीपॉप है। आप इसके पहले देखिए, उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना चालू की थी। आज वो हमारी लाडली लक्ष्मियाँ आज कॉलेज में जा रही हैं, उनको मिल रहा है। गरीब महिलाएं, गरीब बेटियां जो थी, उनके विवाह के लिए कन्यादान योजना उन्होंने शुरू की। उन्होंने बीच में संबल योजना की थी, तो ये आज नहीं हो रहा। हाँ, पर दुर्भाग्य, जब कमलनाथ जी की सरकार आई मध्य प्रदेश में 15 महीने के लिए, उन्होंने इतना बड़ा पाप किया कि संबल योजना के 70% से ऊपर लोगों को नाम ही हटा दिए। कई लोगों की आकस्मिक मौत हुई, उनको पैसा नहीं मिल पाया। नहीं, 4 लाख रुपया दुर्घटना में मिलता था, आकस्मिक मौत में, स्वाभाविक मौत में 2 लाख रुपया मिलता था, काफ़ी लोग वंचित रह गए। अच्छा, एक चीज़ मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ वो प्रचार कर रहे हैं, बड़े से बड़े लीडर मोदी जी को देखो, तो ये भारतीय जनता पार्टी क्या दिग्विजय के कार्यकाल के खिलाफ चुनाव लड़ रही है इस बार, या 15 महीने के कमलनाथ सरकार के खिलाफ जो उनका था उसके खिलाफ लड़ रही है चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनाव मोड में रहती है। न वो दिग्विजय के खिलाफ चुनाव लड़ रही है कार्यकाल के खिलाफ, और ना आपने कहा कि, क्या बोला आपने, कमलनाथ का जो 15 महीने कार्यकाल था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से हमेशा चुनाव के मोड में रहती है, चुनाव लड़ती है। पर जहाँ तक आप कहें दिग्विजय सिंह का कार्यकाल जो है, वो आज की नई जनरेशन को नहीं पता है, उसको बतलाना पड़ता है। अच्छा। और कमलनाथ की जो 15 महीने की सरकार थी, उसको नई जनरेशन ने भी देखा है कि किस तरह से भ्रष्टाचार, किस तरह से लूट, किस तरह से इनके मठाधीश जिलों में घूम रहे थे, पैसे की वसूली हो रही थी। अच्छा, नहीं, ये तो कह रहे थे 15 महीने ही हमें मिले हैं, अगर और ज़्यादा समय मिलता, हमारे साथ धोखाधड़ी ना होती, बीजेपी खरीद फरोख्त ना करती। हमको लगता है मध्य प्रदेश की जनता इतनी भाग्यशाली है कि 15 महीने में ही ये चले गए। अगर ये कहीं 5 साल रह जाते तो पता नहीं इस प्रदेश का क्या होता, ईश्वर मालिक होता। और फिर आने वाले 5 साल में फिर दावा कर रहे हैं राहुल गांधी की 150 सीटें आने वाली हैं। अब किसी की दावा को अपन माना नहीं कर सकते ना, वो तो कह सकते हैं कि हम तो 200 सीट लेके आ रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें हैं, हो सकता है राहुल गांधी जी को याद भी ना हो कि 230 है कि 20 है। अच्छा, नहीं, वो तो कभी ये भी तो राहुल गांधी जी भी बोल सकते हैं कि हम 250 सीट लेके आ रहे हैं। अच्छा, वो तो कुछ भी कह सकते नहीं, 230 में 250 कहाँ से आ जाएंगे, वो ला सकते हैं। अच्छा, चलिए, वो बात ठीक है। आलू से सोना निकालने वाली बात करने जा रहे थे। बस जब वो आलू से सोना निकाल सकते हैं तो वो 230 को 250 करना बहुत बड़ी बात उनके लिए नहीं है। अच्छा, नहीं, कमलनाथ बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं इंडिया गठबंधन के बारे में आपने सुना कि किस तरीके से पूरा गठबंधन काम कर रहा है। फिर अखिलेश के साथ जो बहस छिड़ी पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश तक गूंज उसकी रही, अखिलेश की, इसको कैसे देखते हैं आप? कमलनाथ ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए या ओवर कॉन्फिडेंट हो गए? वो ना कॉन्फिडेंट है ना ओवर कॉन्फिडेंट है, वो उनकी बौखलाहट है। अच्छा, उनकी बौखलाहट है, क्योंकि उनका आपस में, उसके बाद आपने दिग्विजय सिंह जी का भी पत्रकार वार्ता देखी होगी। उन्होंने कहा ना कि केंद्र का नेतृत्व जो था, उसने कहा था प्रदेश नेतृत्व तय करे कि किसको कितने समझौते करने हैं। दिग्विजय सिंह जी ने साफ कहा कि हम 4 सीट के लिए भेजे थे, और उसके बाद कमलनाथ जी बोले कौन, अखिलेश वखिलेश। तो अखिलेश जी का भी जवाब आ गया कि चिरकुट लोग हमको न बोले, तो भी इनका इंडिया गठबंधन इतने में देख लीजिए। अखिलेश जी जाकर के हरिद्वार में घाट पे बैठ के बोल रहे हैं कि हमारा भी पहले यहाँ सांसद होता था, घाट हमने भी बनवाए हैं, वो वहाँ भी चुनौती देने को खड़े हैं। तो इनका इंडिया गठबंधन वगैरह कुछ नहीं है, ये चोरों का गठजोड़ है। अच्छा, चोरों का टोटल चोरों का गठजोड़ है। इनकी कोई दाल नहीं गलने वाली मानसिकता बहुत अच्छी नहीं है कि ये विकास करे। इनका 24 घंटे एक काम है, मोदी मोदी मोदी, मोदी जी को गाली दो। जबकि मोदी जी का लोहा पूरा विश्व मान रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत समृद्धशाली हुआ है, भारत की इकोनॉमी अच्छी हुई है। आज भारत बहुत कहना चाहिए विश्व में बहुत बड़ा स्थान रखता है। कहीं पे भी कोई भी वाद विवाद हो, कुछ भी मैटर हो, तो ये
लोगों, पूरे देश को, विश्व को ये उम्मीद रहती है कि शायद मोदी जी हस्तक्षेप करेंगे तो इस पे कुछ परिणाम आएगा। तो देश आज बहुत शक्तिशाली हाथों में है। अच्छा। और ये देश की जनता भी मान रही है। पहली बार मोदी जी को कितनी सीटें मिली, दूसरी बार आए तो आपने देखा कितनी मिली, तीसरी बार अभी 2024 में मोदी जी फिर आएंगे तो आप देखिएगा कैसे सीटें मिलती। जनता का बहुत विश्वास है मोदी जी के ऊपर। मोदी जी जिस तरह से तो जिस तरह से रीवा विधानसभा में राजेंद्र शुक्ला जी के ऊपर रीवा की जनता को विश्वास है, उसी तरह से देश के अंदर पूरा मोदी जी के ऊपर लोगों को विश्वास है। माने रीवा के नरेंद्र मोदी हो गए हैं शुक्ला? मोदी तो नहीं कहेंगे, हाँ मोदी जी से कम लोग नहीं, रीवा के नरेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा बयान दिया गया है वेंकटेश जी के द्वारा कि रीवा के नरेंद्र मोदी हो गए। और एक हमने स्लोगन भी देखा था कि मोदी है तो मुमकिन है और संभव है तो शुक्ला है। संभव शुक्ला वो है भी। कितना इसको मानते हैं आप? इसको 100 में 100% मैं मानता हूँ। अच्छा। आप देखिए 2003 के पहले का रीवा क्या था, आज का रीवा क्या है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि संभागीय मुख्यालय होने के बावजूद भी ये तहसील था। आज आप देखिए किस तरह से एक ही काम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अगर आप खेल के उसमें देखिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आपका क्रिकेट स्टेडियम जो सिंधिया जी ने वो दिया उस पर वो बना। आप देखिए आपके पत्रकारिता से माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल जब ये जनसंपर्क मंत्री थे तो इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी का जब यहाँ पे प्रोजेक्ट लाए, बीच में दुर्भाग्यवश जब कांग्रेस की सरकार आ गई, पूरा ये पैसा उठा के ले गए वहाँ। अच्छा। वो तो करीब 54 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, तो 30-32 करोड़ रुपए उन्होंने कटौती कर दी थी। वो तो दोबारा जब फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और शिवराज जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो शुक्ला जी पहले जाके यही किए थे कि हमारा पत्रकारिता का जो ये बन रहा था माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, इसका हमारा फंड रोका गया था, इसको रिलीज। अच्छा, राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा और चल रही है जो महत्वपूर्ण चर्चा है, जिस पर मैं सवाल करना चाहूँगा आपसे। दरअसल कहा जा रहा है राजेंद्र शुक्ला जो है, इनका चुनाव गड़बड़ हो रहा था, ब्राह्मण खासा नाराज़ हो रहे थे, ब्राह्मण वोट नहीं दे रहे थे, इसलिए कांग्रेस में सेंधमारी करके सिद्धार्थ को इधर लाया गया ताकि सिद्धार्थ भी बीजेपी में आ जाएंगे तो उनके सहारे कुछ ब्राह्मण वोटर भी हमारे पास आ जाएंगे। इसको कैसे देखते हैं? किसी को ऐसे लाया नहीं जा सकता। सिद्धार्थ तिवारी एक बहुत बड़े राजनीतिक, विंध्य के अंदर तो बहुत बड़े राजनीतिक घराने के वारिस हैं और पढ़े लिखे हैं। उनके बाबा जी विधानसभा अध्यक्ष थे, उनके पिताजी सांसद रहे, विधायक रहे, वो भी त्योथर से चुनाव लड़ना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट ही नहीं दी, तो वो अपने उससे वहाँ से वो हटे। कोई हमने डोरा उनके ऊपर नहीं डाला। नहीं तो रास्ता तो कहीं ना कहीं से बना होगा ना, बगल बगल में है, पड़ोसी की बातचीत हो गई होगी। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये संगठन में उन्होंने बात की, संगठन ने सभी नेताओं से चर्चा की होगी कि उनके आने पे क्या है, कैसा है। तो उनके आने पे ब्राह्मण वोटर्स का कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा? देखिए, श्रीनिवास तिवारी किसी केवल ब्राह्मण के ही नेता नहीं थे, वो भी सर्वहारा सबके नेता थे। श्रीनिवास तिवारी जी के दरवाजे में जो भी गया था, कोई काम लेके कभी उन्होंने काम करने को मना नहीं किया। तो हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग में उनके फॉलोवर्स हैं। आप देखिए, यही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शहीद मिस्त्री जी जो इस्तीफा दिए, फिर वापस आए, फिर उनको प्रलोभन दिया गया, तो कांग्रेस में ये पद दिए, तो उनके ऊपर दबाव जो भी कर रहे हो वो लोग। शहीद मिस्त्री जी हर जगह अपने बयान में एक ही चीज बोलते हैं कि पंडित श्रीनिवास तिवारी, हर जगह बोलते हैं पंडित श्रीनिवास तिवारी के कारण मैं कांग्रेस में आया। तो अब तो श्रीनिवास तिवारी जी नहीं है। तो पंडित श्रीनिवास तिवारी की फॉलोइंग तो देखिए कि हर जाति, वर्ग, धर्म में थे। तो निश्चित सिद्धार्थ तिवारी के भारतीय जनता पार्टी में आने में नहीं, तो अब जो मानने वाले लोग थे वो तो फिर कांग्रेस में जा रहे हैं श्रीनिवास तिवारी का नाम लेके। वो दबाव दे के चले जाने लायक बात है, पर उनकी आत्मा आज भी श्रीनिवास तिवारी जी के साथ जुड़ी हुई है। तो श्रीनिवास तिवारी तो कांग्रेस में थे, तो उनका पोता तो आ गया, उसके तो वारिस की वो बात कर रहे हैं। उनका वारिस तो यहाँ आ गया। तो वारिस जितना अपमानित सिद्धार्थ तिवारी को किया गया है, मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी ने इतना अपमानित किसी को किया। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है जब जब उन्होंने टिकट मांगा हमने उनको दिया, लोकसभा लड़वाया मैंने उनको। कांग्रेस पार्टी नहीं, जब वो हमारी उनसे मुलाकात हुई अभी बीच में, हमने बोला कि पिताजी गुड़ से थे, आप वहाँ त्योथर, बोले हमको पार्टी नेतृत्व ने कहा था कि आप वहाँ चले जाइए, त्योथर से आप तैयारी करिए। तो पार्टी के कहने पर वो त्योथर गए थे, फिर पार्टी ने टिकट नहीं दिया। पार्टी ने अंतिम उनको धोखा दे दिया, तो क्योंकि वो युवा हैं। तो त्योथर की जीत कैसी लगती है आपको? त्योथर में कौन जीतेगा? सिद्धार्थ तिवारी चुनाव जीते। हमने आपसे कहा ना, रीवा की 8 की 8 सीटें पुनः हम उसी तरह जीतेंगे जैसे हम 2018 में जीते थे। मतलब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रीवा में काम नहीं करने वाला है। किस चीज़ का एंटी इनकम्बेंसी? लोगों को काम चाहिए, हम काम कर रहे हैं। हम सिंचाई की योजनाएं, हम पानी पहुंचा रहे हैं, हम लाइट दे रहे हैं, हम सड़कें दे रहे हैं, गरीबों को ये मोदी जी ने दिया, शिवराज जी ने दिया, किसानों को दिया, और आपका
खाद्यान्न दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, लाडली बहनाएं हैं उनको लाडली बहना का दे रहे हैं, लाडली लक्ष्मी का वो चल ही रहा है। तो इतनी कहना चाहिए क्रांतिकारी योजनाएं शिवराज जी ने और मोदी जी ने प्रदेश में दी हैं, उसका लाभ पूरे प्रदेश में मतलब विकास के दम पे चुनाव जीतेगी भारतीय विकास अपने काम, भारतीय जनता पार्टी विकास अपने काम के दम पे ही चुनाव लड़ती है और विजय श्री प्राप्त करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर 150 से ऊपर सीटें लेके प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छा तो ये थे वेंकटेश जी, जिन्होंने ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के कामों को लेकर इस बार फिर से रीवा की 8 विधानसभा सीटें अपने पाले में करेगी। फिलहाल जनता तय करेगी, जनता को ये तय करना है कि वो किसे विधायक बनाएगी, किसे नहीं बनाएगी, किसे कुर्सी से उतारेगी, किसे कुर्सी पर बिठाएगी। और वक्त के साथ साथ चीज़ें भी धीरे धीरे बदलती रहती हैं। क्या कुछ होना है ये वक्त पर ही छोड़ देते हैं।